सबसे पहले आप लाइट में देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन उससे पहले आपको शिक्षक दिवस की शुभकामना। बहुत लड़के भेजे। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर में सभी लड़के को, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, उस सबको शिक्षक दिवस की शुभकामना। मेरे तरफ से आप सबको खूब सारा आशीर्वाद है। आप बड़ा आदमी बने, परिवार का, देश का नाम उज्जवल करें। लेकिन ये वीडियो आज नहीं देंगे, 6 को भेजेंगे। काहे कि आप 5 तारीख को आप ज़्यादातर शिक्षक दिवस में व्यस्त रहिएगा, इसीलिए कल होके यह वीडियो आएगा। यहाँ देखें, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये भी आप 10th में पढ़े, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन परावर्तन में आप पढ़े थे, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में आ जाए। एक परावर्तक सतह है, कुछ भी हो सकता है। प्रकाश की किरण आई, परावर्तक सतह से टकराई, फिर इसी माध्यम में आ जाए, तब इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन कहते हैं वस्तु से निकली प्रकाश की किरण प्रकाश परावर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाए, उस माध्यम में लौटे नहीं, दूसरे माध्यम में चली जाए, तब उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे आप टॉर्च लिए और आप पानी के बारे, पानी का परावर्तक सतह है, उससे टॉर्च की लाइट निकल के पानी के अंदर घुस गई, इसको कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जाने कि वस्तु से निकली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाती है, तब उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जान गए? क्या जान गए? वस्तु से निकली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है, माध्यम में चली जाती है, तब उसे जाती है, तब उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाने, लेकिन इसमें जानना बहुत जरूरी है विरल माध्यम, सघन माध्यम। विरल माने जो घना न हो, और सघन माने जो घना, जैसे हवा, पानी। इसमें ये हुआ विरल, रेयर मीडियम, और ये हुआ सघन माने डेंस मीडियम, सघन, डेंस। ये सब आप 10th में पढ़े। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, when rays of light enters from rare medium to denser medium, या अभिलंब की ओर मुड़ जाती। क्यों मुड़ती है?
तो आप जानते कि जैसे जैसे माध्यम घना होगा प्रकाश का वेग कम होगा। हवा में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश का वेग कम होता है। जैसे जैसे घना होगा वैसे वैसे प्रकाश का वेग कम होता है। इसीलिए हवा से पानी में आया, इसमें प्रकाश का वेग ज्यादा है, इसमें प्रकाश का वेग कम है, इसलिए यह विलंब की ओर मुड़ जाती है, क्या कि वेग कम है। एक चीज जाने, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है अविलंब की ओर, टुवर्ड नॉर्मल। ठीक, लेकिन अगर प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाए, तब वह अविलंब से दूर भागती है। अविलंब से क्या भागती है? दूर। ये बात याद रखना जरूरी है। कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो कह दिया कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। इसीलिए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। इसका कारण क्या है? यही, प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक होता है, सघन माध्यम में कम होता है। ये जान गए, माने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गया। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तो जान गए। क्या जान? जब प्रकाश की किरण वस्तु से निकली प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में चला जाए तब उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन पहला बात जाने, विरल माध्यम में पहला बात है प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, अधिक अधिक। The velocity of light in rarer medium is more, ज्यादा होता है, अधिक होता है। और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। प्रकाश का वेग कम होता है। प्रकाश का वेग कम होता है। इसीलिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब अविलंब से दूर भागती है। जब सघन माध्यम से माने डेंसर मीडियम से विरल माध्यम में जाती है, तब अविलंब से दूर भागती है। क्लियर? जैसे देखें, मान लीजिए सबका तो नोट्स देंगे ही, पढ़ाने के बाद नोट भेजेंगे। यहां ये हवा है,
आई मान लीजिए पानी है, चाहे कांच है, ये विरल है, ये सघन है, इसमें वेलोसिटी ज्यादा है लाइट का, इसमें वेलोसिटी कम। जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाए तो यह विलंब हुआ, तो जाना चाहिए था एकदम सीधा ऐसे, लेकिन वेलोसिटी इसमें कम होने के कारण वह अविलंब की ओर मुड़ जाता है। इसमें आई हुआ आर, इसमें आई बड़ा होता है आर से, इसका मान ज्यादा होता है, इसका मान कम। लेकिन अगर यहां पानी होता और यहां होता हवा, अब प्रकाश की किरण पानी से चलती, माने सघन माध्यम से चलती, तब ये क्या करती, यहां प्रकाश का वेग कम है, यहां प्रकाश का वेग अधिक है, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यह अविलंब से दूर भाग, ये आई हुआ, ये आर हुआ। यहां आई छोटा होता है, यहां आई बड़ा होता है, यहां आई क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर? ये सब आप 10th में पढ़े। एक चीज और 10th वाला पढ़ ले तब हम आगे बढ़े। प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम? देखे थे 2 नियम, जैसे प्रकाश के परावर्तन में था उसी तरह। आपतित किरण अपवर्तित किरण, ई वाला किरण हुआ अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये आप जानते हैं, ये सब पढ़े हैं 10th में, समतल पर। दूसरा, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, चाहे ऐसे भी कह सकते, 2 माध्यम में, चाहे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तब वो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है। 2 माध्यम में अपवर्तन कोण की जया माने साइन, अपवर्तन कोण की जया 2 माध्यमों के अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया तथा इस आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम जाने, किसी 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको कहा जाता है म्यू चाहे एन। यही परिभाषा, इसी को सेकेंड रूल को कहा जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का, मान लीजिए कोई पूछे प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है, तो क्या बोलिए? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया किसी 2 माध्यम के लिए एक नियतांक होता है। कोई पूछे स्नेल का नियम क्या है, तो सिर्फ ही बदल, किसी 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यही स्नेल का नियम। क्लियर? अब देखें जो कि आईएससी में स्पेशल है, इसके बाद ज्यादातर आपको 10th वाला मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। अब देखो, पार्श्विक विस्थापन, लैटरल शिफ्ट, पहले इसको समझो। कौन? पार्श्विक विस्थापन, लैटरल शिफ्ट
समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये पानी ये हवा है, इधर भी हवा। जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाएगी, ठीक, हवा से कहां जाए? पानी में, तो ई अभिलंब हुआ। समझिएगा, खाली उतारा नहीं जाता है। तो नियम से विरल माध्यम से सघन, विरल है सघन है, तो नियम से जाना चाहिए था ऐसे सीधा, ऐसे सीधा। लेकिन क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभी बोले विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मुड़ गई। फिर अभी पानी से हवा में निकल गई, पहले हवा से पानी में गई, फिर पानी से हवा में, तब ये तो अभिलंब है। अब यहां पर कौन माध्यम हो गया? सघन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो इसको जाना चाहिए था इस सीधा में, लेकिन नियम है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो वह अभिलंब से दूर भागती है, तो थोड़ा सा अभिलंब से दूर भागती। इसको कहेंगे निर्गत किरण। कौन किरण? निर्गत किरण, आउटपुट रेज। आपतित किरण के बढ़े हुए भाग, आपतित किरण है के बढ़े हुए भाग और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होता है, और इसके बीच की दूरी हमेशा नियत होती है। इसी दूरी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन, लैटरल शिफ्ट। याद रहे, माने प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। पुनः जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। निर्गत किरण और आपतित किरण के बढ़े हुए भाग के बीच की दूरी सदा नियत होती है, क्योंकि ये आपस में समानांतर होती है। इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। याद रहे, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? फिर से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पुनः जब विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। इस प्रकार निर्गत किरण और आपतित किरण के बढ़े हुए भाग आपस में समानांतर होते हैं, इनके बीच की दूरी नियत होती है। इसी दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक, फिर से देख, आपसे आईएससी में ये पूछेगा कि टी मोटाई के, ध्यान से, टी मोटाई के कांच का एक सिल्ला है। कौन मोटाई का? टी मोटाई का। इसकी मोटाई है टी, कांच का सिल्ला है। इसमें पार्श्व विस्थापन का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैटरल शिफ्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैटरल शिफ्ट पूछेगा। किसमें? टी मोटाई के कांच के सिल्ले। तो यहां पर एक कांच है, ग्लास है, ई क्या है? हवा है। ई क्या है? हवा है। तो सबसे पहले पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं उसके लिए फोटो डायग्राम करेंगे। ऐसे हवा से प्रकाश की किरण चली, कौन किरण कहलाई? आपतित किरण। ई अभिलंब है, अभिलंब यहां तक बना दे, अभिलंब है।
अविलंब की ओर मुड़ेगी कि अविलंब से दूर भागेगी? हवा से ग्लास माने विरल माध्यम से सघन माध्यम, तब अविलंब की ओर क्या होगा? मुड़ जाएगी। जाना चाहिए था सीधा, सीधा बना दो सीधा, लेकिन यह क्या होती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम गई, तो अविलंब की ओर मुड़ गई। ई वाला आई, ई वाला आर, यहां आई बड़ा है आर से, फिर अब निकल रही है, तो ई अविलंब है, ई अविलंब है, अविलंब बनाइए। अब फिर निकल रही है ग्लास से एयर में, सघन माध्यम से विरल माध्यम, तब इसको जाना चाहिए था ई सीधे में, लेकिन क्या करेगी? अविलंब से दूर भागे। ई हुआ निर्गत किरण, ई हुआ आपतित किरण के बढ़े हुए भाग, इसके बीच की दूरी सदा नियत रहेगी। इसी दूरी को हम पार्श्व विस्थापन कहेंगे। अब हम निकाल रहे हैं पार्श्व विस्थापन का मान। यहां देखें, ए बी किरण है आपतित, ई हुआ अपवर्तित किरण बीसी, ई हुआ निर्गत किरण सी, ई वाला यहां एल मान ले, इस सीएल की लंबाई हुई पार्श्विक विस्थापन, अभी बताए लैटरल शिफ्ट, इसी का मान लिखा। यहां देखे बढ़िया से, एकदम बढ़िया से, ई वाला आई यहां देखेंगे तो ई पूरा कितना? ई पूरा आई, अरे शीर्षाभिमुख कोण से ई आई, तो ई वाला कितना? आई होगा। अरे जानते हैं ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है ई आई, तो ई आई है आर, तो ई जो कोण हुआ ई वाला, ध्यान से देखेंगे, इसको कहेंगे आई माइनस आर। ई पूरा आई वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण से ई आर, ई वाला छोटका जो है इसको क्या कहेंगे? आई माइनस आर। अब देख, ई दोनों समानांतर है, तो ई कोण बराबर होगा। क्यों कहे रे? एकांतर कोण से, कौन से? एकांतर कोण से। ई भी हो गया। अब देखे बढ़िया से, इसका नाम दे, एफ दे दे। यहां देखे, हमको इसकी लंबाई निकालना है, पार्श्व विस्थापन का मान निकालना है। त्रिभुज BCL, समकोण त्रिभुज BCL में लंब, ई तो लंब कोण के सामने वाला लंब होता है, छोटकी कोण आई माइनस आर, इसके सामने वाला लंब होता है, पढ़े हैं बच्चा में, कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो लंब किस में आता है? साइन में, लंब बटा कर। त्रिभुज BCL में, BCL में समझिएगा, देखते मैथ है, बिना मैथ के फिजिक्स नहीं होता। BCL में साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, तो साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा कर, तो इसके लिए लंब कौन होगा? CL माने D बटा कर, 90 के सामने वाला कर, 90 कर्ण हो गया ही, CL बटा BC। CL के लंबाई जानते हैं, यही पार्श्व विस्थापन है, D मान लिया।
साइन आई माइनस आर बराबर डी बटा बीसी। समीकरण 1 छोड़ दिए। क्लियर? अब क्या किया, इस बीसी का मान निकालने तो काम चल जाए। तो बीसी कौन त्रिभुज में? इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। मोटाई है टी, तो ई भी होगा टी। अब यहां पर बीसी का मान निकालना है और ई है। ई क्या है? किसी भी त्रिभुज के कोण के सामने वाला लंब और तिरछा वाला 90 के सामने वाला कर्व, बाकी बचा आधार। तो हमको बीसी का मान निकालना, माने आधार टेबल है या कर्व निकालना है। तो आधार कर्व का कौन फॉर्मूला? कॉस त्रिभुज बीएफसी में, बीएफसी में कॉस आर, कॉस लेके चलो, आधार बटा कर। तो ई तो हो गया लंब, आधार कौन हुआ? बीएफ, बटा कर्व कौन हुआ? बीसी। हमको बीसी का मान निकालना है, देखेंगे बढ़िया। बीएफ कितना है? डी। कॉस आर बराबर टी बटा बीसी। बीसी का मान निकालो, क्रॉस कर दो। इसीलिए बीसी बराबर, इसको इधर इधर, टी बटा कॉस आर निकला। अब बीसी का मान इसमें रख, रखिए बीसी का मान साइन आई माइनस आर बराबर डी बटा, बीसी का मान रखे टी बटा कॉस आर, टी। अब बटा कॉस आर कहां? अब यही डी पासर विस्थापन का मान निकालना है, क्रॉस कर। आई साइन आई माइनस आर टी है, टी साइन आई माइनस आर, इसको नीचे बटा कॉस आर बराबर टी। यही पासर विस्थापन का मान है। ये नया चीज, इसको बढ़िया से 2 बार डिवीजन करके देखें। ठीक, ओके।